एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारे पहले चैप्टर से थोड़े से आगे का होगा। जैसे ही हमने शुरुआत में सबसे पहले पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आ जाती है, वो स्टैब्लिश उन्हीं का राजपाट शुरू हो जाता है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रह रही है, मतलब हम उन्हें इंग्लिशमैन या ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं। पूरे ही क्लास के दौरान आपको ये नाम ब्रिटिशर्स के रूप में सुनने को मिलेगा, करेक्ट। अब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं तो हमारी रूरल लाइफ कैसी है हम ये देख चुके हैं कि भाई विलेजेस के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। वो डर में हो, वो खौफ में हो, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब रूरल तो देख लिया है, अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो किस तरीके से इस में रहती है और कैसे जो कॉलोनिज्म है उसको किस तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं वो हमें देखना है। अब चैप्टर शुरू करें उसके पहले हमें दो चीजें देखनी होंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, और दूसरा कि हम ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो भाई हमारी ट्राइबल सोसाइटी एक्चुअल में क्या है। देखो, सबको पता है कि ट्राइबल सोसाइटी क्या है, वो जो कि जंगलों में रह रही है, जो जंगल में एक सेपरेट लाइफ जी रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग है कि हम सब लोग जो है वो चाहे वो तो एक रूरल में रहते हैं या तो फिर हम अर्बन एरिया में रहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जो कि सिर्फ आपको फॉरेस्ट वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, या तो फिर जहाँ पे भी मतलब बहुत ज्यादा वो जंगलों के अंदर ही जो उनकी लाइफ चलती है, उन्हें जड़ी बूटी बनानी होती है, शिकार करने होते हैं, फूड गैदरर्स होते हैं, इस टाइप के जो भी लोग हैं और जो बहुत ही छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं, तो वो हमारी ट्राइबल सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। मतलब वो अपना जो उनकी लाइफस्टाइल है वो पूरे फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है, मतलब उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो उसी में रहती है। मतलब जितने भी उनके ऑक्यूपेशंस होंगे, जो भी काम धंधे होंगे, वो सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। तो ट्राइबल सोसाइटी तो समझ में आ गया है, तो चलो देखते हैं इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम अपना चैप्टर जो है वो आगे शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ ट्राइबल पीपल, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल के लाइफ में उनकी जो फ्रीडम इंटरफेयर किया जाता है बाय ब्रिटिशियर्स। क्लियर। Restriction imposed by the British and revolt by tribal people, type of occupation of the tribal communities and British rule and tribal peoples, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि हम इसमें ट्राइबल पीपल्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे, और ट्राइबल पीपल जो है वो एक्चुअली एक फ्री टाइप के पर्सन, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एकदम अपने आप को फ्री रखती है, इंडिपेंडेंट रखती है, कि वो फॉरेस्ट में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, कहीं पे भी अपने काम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं, ठीक है। और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम इसमें इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स देखेंगे, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के पहले ट्राइबल पीपल की या ट्राइबल सोसाइटी जो है उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से हुआ करती थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल पीपल्स है उसमें वो किसी का भी इन्वॉल्वमेंट अपने आप में पसंद नहीं करते, ठीक है। वो अपने आप को नेचुरल मैन कहते हैं, मतलब प्रकृति का ही एक इंसान है जो प्रकृति के इर्द गिर्द रह करके ही अपने आप को मतलब अपना लाइफस्टाइल जो है वो रन करता है। तो इनके कुछ फीचर्स हम देखते हुए चलते हैं, फिर हम एट द एंड देखेंगे, मतलब एट द एंड तो नहीं, मिडिल सेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशियर्स का इनकी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब जो ट्राइबल पीपल्स है वो एक तरीके के शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स क्यों इन्हें कहा गया है, क्योंकि उस टाइम ये हुआ करता था कि जो जितने भी वो एक जगह से, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अर्लियर मैन में पढ़ा हुआ था कि कैसे वो एक जगह जाते हैं, फिर यहाँ से अपनी खेती जो भी उनके कल्टिवेटिंग जो उनकी फार्मिंग करनी है वो यहाँ पे करते हैं, और फिर इस प्लेस को छोड़ करके वो दूसरे प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में वो इस प्लेस को भी, जब यहाँ से उनका मतलब जितने भी उन्हें काम करवाने वो निकल गया, उनकी खेती किसानी हो गई है, फिर इस चीज को जगह को छोड़ करके वो नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे करते करते वो घूमते घूमते अपनी खेती करते हैं, इसलिए हमने इसे कहा है शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब बात आती है कि इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, इस जगह को छोड़ दिया, खत्म हो जाएंगे, तो अब उनको वापस एक जगह पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इन जगहों को तो छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ समय बाद आफ्टर अ फ्यू इयर्स अगो तो वो लोग वापस से, मतलब उनका जब साइकिल कंप्लीट होता है तो वापस
इस जगह पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर वो फिर से अपना कल्टिवेटिंग करेंगे, देन फिर वो यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये साइकिल जो है ना आपस में चलते रहता है। तो जो मोस्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया है तो वो इस टाइप का कल्टीवेशन करते हैं कि एक जगह उन्होंने एक मतलब एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट मतलब जंगल के किसी हिस्से पे वो अपनी खेती करते हैं, फिर वहां पर वो खेती की उसके बाद में क्या करते हैं कि वो यहाँ पर उसको जला देते हैं, ठीक है। तो वो जो मतलब वो जो जंगल है वो एरिया उसने उन्होंने वहां जलाया है, तो उसकी जो राख मिलती थी तो इसी राख को वो क्या करते थे उस जमीन में मिक्स करके उसको थे, ठीक है ना। फॉर द फायर यूज टू फर्टिलाइज द सॉइल, तो इससे उनकी जो उपज होती थी जो क्या फर्टिलाइजेशन जो है सॉइल का वो भी बहुत ज्यादा ग्रो होता था। फिर जब ये एक जगह पर अपनी फसल ले लेते हैं है ना, वंस दे फील्ड प्रोड्यूस क्रॉप्स एट अ टाइम एट अ प्लेस, तो फिर वो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ से उन्होंने उसको हार्वेस्ट किया, फिर वो दूसरी जगह पर पे मूव हो जाते थे, ठीक है ना। इट एंड देन मूव टू अनदर फील्ड। तो ऐसे करते करते वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह पर इस टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि इंडिया में हर जगह इन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कहीं पे पेंदा, कहीं पे ब्रिंजा, वर्ले, दहिया, बेवार, झूम कृषि, ये इस नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। अब मोस्ट ऑफ आपको अगर झूमिंग कृषि, झूमिंग फार्मिंग है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया में और सेंट्रल इंडिया में जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो प्रैक्टिस की जाती थी। तो ये हम क्या टाइप देख रहे हैं कि ट्राइबल पीपल जो है वो कैसे सरवाइव करते थे, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले इनका जो सरवाइव होता था वो कैसे हो रहा है, तो हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि भैया उस टाइम इतने फ्री थे कि फॉरेस्ट में, जंगल में किसी भी हिस्से में अपने आप को लेके जाएंगे, वहां पर वो जो भी राख उन्होंने जलाई है उसी को वो इन्हीं की फर्टाइल करने में यूज करते थे, और उस प्लेस को छोड़ करके फिर वो दूसरे प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। तो अब इनका एक ही ऑक्यूपेशन नहीं था ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर, इसके अलावा भी उनके पास में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हमने अर्लियर मैन में देखा था कि वो हंटर्स का काम करते थे, फूड गैदरर का काम करते थे। तो इसी तरीके से 19th सेंचुरी जब आती है तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है इस टाइम में मतलब वो सबसे ये वाला जो है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो है वो तो बहुत ही पुराना काम है, जो कि हमने अर्लियर मैन में भी देखा था। अर्लियर मैन तो इवन जो है मतलब शिफ्टिंग से मतलब फूड गैदरर से बहुत टाइम बाद में वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर आया था, ठीक है। उसके पहले वो यही काम करते थे, फूड गैदरर और हंटर का काम ही किया करते थे। तो जो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, तो सिमिलरली ट्राइबल पीपल जो है वो इसमें बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, मतलब काम करते थे। और ये जो ग्रुप है मतलब है ना, दीज ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ही आपको शिकार करने के लिए जानवर मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, वहां पर इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, तो वहां से आप फूड गैदर जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर इनके साथ में बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल रहते हैं, लाइक कैटल, कैमल, बहुत सारी चेस शिप्स रहते हैं, तो उनको चराने के लिए भी वहां पर चारा आराम से अवेलेबल हुआ करता था। तो एक दूसरा फीचर देख ले हम लोग, जो ट्राइबल पीपल है उनका, तो हम उसमें देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ में ये लोग हंटिंग भी किया करते थे और फूड गैदर भी किया करते थे। और ऑब्वियस ही बात है कि हंटर्स और फूड गैदर के लिए इन्हें फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे, तो ये ग्रुप में मतलब पूरा की पूरा जो लोग है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, पीपल्स ऑफ ग्रुप। तो ये लोग क्या एक साथ में ग्रुप बना करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी हुआ करते थे। इनकी अपनी सिंगल सिंगल फैमिलीज तो हुआ ही नहीं करती थी, जैसे हमारे यहाँ अब हम सेपरेटली है कि हमारे यहाँ एक बड़ी फैमिली भी है, तो वो उसमें हम सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है, हम लोगों के बीच में रिलेशन है। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि इनका पूरा की पूरा जो ग्रुप है ये एक एज अ फैमिली काम किया करता था, मतलब जिसको जो भी रिवॉर्ड मिलना है वो सबको इक्वली मिलता था। अगर वो हंटिंग कर रहे हैं तो उसका भी आउटपुट सबको मिलेगा, फूड गैदरर हो रहा है तो ये कलेक्टिव हंटिंग करते थे, है ना। द इंटायर ग्रुप डिड कलेक्टिव हंटिंग एंड ईट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। अब यहाँ से फॉरेस्ट से इन्हें बहुत सारी चीजें भी मिला करती है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पहले भी शायद ये बताया कि जो पहले के टाइम में जो मेडिकल सर्विसेज हुआ करती थी, ठीक है, जो आज के इसमें हम क्या कहते हैं आयुर्वेदिक के रूप में, है ना, जो जितनी भी पुरानी जड़ी बूटियां वगैरह होती थी, तो इन लोगों को उसकी खासी पहचान होती थी, मतलब
मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये लोग उससे फैमिलियर होते थे, क्योंकि उनके पास में उस वक्त मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी कि बहुत अच्छे से कि चलो आपको चोट लगी है तो आप चलो हॉस्पिटल में, हम आपको एडमिट कराएंगे। सिंपल है, इन्हें बहुत नॉलेज है उस एरिया का, तो इन्होंने कोई भी अपनी जान पहचान की पत्ती उठाई, उसका लेप लगाया और बस हो गया आपका चुटकियों में ट्रीटमेंट। तो ये जो जितनी भी औषधीय वाली चीजें होती थी, मेडिकल चीजें हुआ करती थी, मेडिसिन होती थी, तो ये लोकल मार्केट में भी दिया करते थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि खाने वाने के भी काम आते हैं, तो ये भी लोकल मार्केट में उसे सेल किया करते थे, और अपनी लाइफ जो है अपने सर्वाइवल के लिए भी वो इसी के ऊपर डिपेंड थे। फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर पेस्टोरल ट्राइब्स मिल जाएंगे। अब ये क्या होते हैं, तो भाई ये वो है जो कि एक एनिमल ग्रुप के साथ में प्लेस टू प्लेस जो है घूमते रहते हैं। हम हमारे एरिया में भी बहुत जगह देखते हैं, इवन मैंने भी देखा है कि हमारे एरिया में बहुत सारी शिप्स लेकर के, भेड़ों को लेकर के आया जाते हैं, बहुत सारे ऊँट को लेकर के आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हें, क्योंकि अब सपोज ऊँट जो है वो राजस्थान वाले एरिया से आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए चीजें चाहिए, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर शिफ्ट होने लगते हैं अपने हर्ड्स ऑफ एनिमल को लेकर के, है ना। द मैनी ट्राइबल ग्रुप वर pastoral nomad who moved from place to place with other herds of animal, cattle, sheep, goat, camel, इन सबको लेकर के। और ये सीजनल भी हुआ करता था, है ना। द followed a seasonal migration when the grass and fodder got exhausted at one place and they had to move on in search of new पॉस्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की कमी उनके पास में है, उनको वहां पर इनको खिलाने के लिए चारे की कमी है, तो वो इनकी सप्लाई करने के लिए, इनकी फुलफिलमेंट के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो है वो निकलते हैं। देखो पहले तो हमने देखा कि इंसानों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे जगह घूम रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने जानवरों की पूर्ति से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं। तो चलो अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सेटल कल्टीवेटर्स। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एंशियंट इंडिया में ही मतलब एक बार घुमाने की कोशिश करूंगी कि कैसे हम वहां से ये वाली चीजों को याद रख सकते हैं। देखो सबसे पहले वहां पर चीजें जो है वो फूड गैदरिंग और हंटिंग से शुरू हुई थी। ठीक है, हंटिंग से शुरू की गई थी, वो हंटिंग करते थे, फूड गैदर करते थे, और फिर उसके बाद में वो शिफ्ट होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की ओर, क्योंकि उन्हें पहले तो कल्टीवेटिंग ही नहीं पता था कि फार्मिंग क्या चीजें हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप में दिमाग लाया और वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर की ओर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से क्या चीज होती है कि भाई एक सेकेंड, ओके हाँ, तो अब यहाँ पर चीज क्या होंगी कि वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है वहां से वो सेटल कल्टीवेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहले क्या करते थे कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वो लेकर जाते थे कि यहाँ पर गए, यहाँ पर उन्हें कल्टीवेशन किया, फिर उसके बाद में वो यहाँ शिफ्ट हो गए, देन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में पूरी की पूरी उनकी सोसाइटी जो है वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहती है। फिर शायद कुछ दिमाग आया और ये हुआ कि भाई हम एक जगह सेटल्ड होकर के भी हमारा कल्टीवेशन ले सकते हैं, राइट। तो उन्होंने यहाँ से इस चीज की शुरुआत की। और हालांकि जो ट्राइबल ट्रेडिशन है वो क्या है कि वो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, वो एक जगह रह करके नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने सेटल्ड जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। द सेटल्ड कल्टीवेटर हैड given up the tribal tradition of moving from one place to another. Instead, they had started settling एट वन प्लेस, टेलिंग देयर लैंड विथ द प्लॉव। अब वो एक ही जगह पर रह करके अपने खेत को जोतते हैं, खेत में किसानी मतलब जो भी हल वगैरह जो भी कल्टीवेटर काम है, कल्टीवेशन है, वो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है, वो इस तरीके के शुरू कर देते हैं। हालांकि जितने भी ट्राइबल्स हैं उनका रूल ही यही है, उनका ट्रेडिशन ही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर के ही कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन अब क्या है, सम ट्राइबल ग्रुप्स वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग टू सेटल कल्टीवेशन। अब उन्होंने यहाँ पे ये चीजें शुरू कर दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब उन्हें जमीन की भी जरूरत होगी। तो अभी भी यहाँ पर जो लैंड है वो कलेक्टिवली ऑनिंग द लैंड। देखो, दे फॉलोड द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिवली ऑनिंग द लैंड। जनरली लैंड बिलोंग टू द इंटायर ट्राइबल ग्रुप एज अ वूल। ऑल द मेंबर ऑफ ट्राइब हैड राइट देयर ओवर द लैंड। अब क्योंकि अभी तक के जहां पर भी जा रहे हैं तो वो पूरा की पूरा ग्रुप जो है वही शिफ्ट होता है। अभी तक के ये प्रथा नहीं आई है कि यहाँ पर फैमिलीज
विलेज जो है वो सेपरेटेड हो जाए। अब वो जब अभी उन्होंने सेटल कल्टीवेटर स्टार्ट किया है, तब भी यहाँ पर वही है कि जब उन्होंने अपनी एक जमीन ले ली है कि ये जो जमीन है यहीं पर हमें खेती करनी है, तो अभी भी इस जमीन के ऊपर पूरे के पूरे ग्रुप का अधिकार होता है, वो इंडिविजुअल नहीं है। स्लाइड क्यों चेंज हो रही है अपने आप? ठीक है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर अभी भी पूरे की पूरे ग्रुप का अधिकार है। ठीक है, जितने भी मेंबर है इस ग्रुप में 10 है 15 है जो अभी तक के एक साथ में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, तो वो सारे की सारे लोगों का हक अभी भी इक्वली चलता है। बट इन स्पाइट ऑफ द बेसिक इक्वालिटी सम पावरफुल मेंबर ऑफ ट्राइब बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइबल एंड ऑफ्टन become spokespersons for their respective tribal group। और ये तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि कोई भी एक ग्रुप है तो वहां पर एक हेड पर्सन तो होता ही होता है, और वही हेड होगा जो सभी के बीच में एक इक्वालिटी को लेकर के आता है। तो ऐसा ही ट्राइबल्स के बीच में भी होता है। ठीक है, मतलब जो ट्राइबल है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो चीज काम करने वाली है। और यहाँ पे भी क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है, तो देखो यहाँ पर पावरफुल हम इकोनॉमिकली सेगमेंट में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिकली हम उसको ले भी नहीं ले सकते, फाइनेंशियली नहीं ले सकते कि भाई ये ज्यादा रिच है तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये नहीं है। हम यहाँ पर ताकत वाली जो चीज है उसी को एज अ पावरफुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक मेंबर को इक्वल राइट है। ठीक है, हमारा जो ट्राइबल ग्रुप है उसका रूल ही कह रहा है कि भाई यहाँ पर जितने भी मेंबर है सबको इक्वली राइट दिया जाता है और सभी का सब पे अधिकार होता है। तो अब हेड कौन बनेगा? तो जिनके पास ज्यादा पावर्स थे तो वो यहाँ के पावरफुल जो है मेंबर्स जो है तो वो यहाँ के चीफ बन जाया करते थे। आगे हम बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ेंगे जिसके कुछ कुछ चीफ के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये होता था जैसे कि मुंडा, संथाल, गोंड व सेटल ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप भी है जैसे कि मुंडाज हो गए, जिसमें आप बिरसा मुंडा को एज अ हेड देखने वाले हो, संथाल, गोंड। तो ये सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो एक सेटल ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे। अब भाई ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर ओपिनियन भी है कि ये लोग मानते थे कि जो सिविलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स है वो ज्यादा अच्छे थे, है ना। द ब्रिटिश बिलीव दैट दी सेटल ट्राइब ग्रुप वर मच मोर सिविलाइज्ड देन द मोबाइल ग्रुप्स। जो दूसरे लोग थे तो उनसे ज्यादा सिविलाइज थे ये लोग। ठीक है, तो इन्हें ही हमने जो सेटल्ड है उसी को ही हमने सिविलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप के नाम से बोल दिया है। ठीक है, द ब्रिटिश कंसिडर देम टू बी मच मोर सेफर एंड स्टेबल देन द शिफ्टिंग कल्टिवेटर, द पास्टोरलिस्ट और द हंटर फूड गैदरर्स। ओके, तो यहाँ तक के हमारी जो कहानी है वो आती है किसके बारे में कि हमने यहाँ तक के देखा कि किस तरीके से ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो अपना सरवाइव किया करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो भाई अब हम यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है बट अब मैं ट्राई करूंगी कि ये सारे इश्यूज ना हो। तो हमने यहाँ पर अभी तक के क्या पढ़ा कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके बारे में पढ़ा कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो ब्रिटिशर्स के पहले किस तरीके से अपनी लाइफ जो है वो सर्वाइव किया करते थे। ठीक है, मतलब उनका जो सर्वाइवल प्रोसेस है वो, तो इसमें हमने मेन मेन फीचर्स देखे। इसे याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे चल के जो भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाले हैं, जो भी इम्पैक्ट है ब्रिटिशर्स के, तो हम वो चीज इजीली समझ सकते हैं यहाँ से। जैसे कि पहले क्या थे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। फिर हमने देखा कि वो फूड गैदरर थे। ठीक है, वो फूड गैदरिंग करते थे और फूड गैदरिंग के लिए उसको उन्हें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये लाइन अच्छे से याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में वो हंटिंग करते थे और हंटिंग करने के लिए भी उन्हें फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता था। ठीक है, फिर उसमें कुछ पॉस्टरल्स भी थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ में शिफ्ट किया करते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें अपने एनिमल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए भी घूमना पड़ता था। फिर हमने देखा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उसमें से कई मतलब जो है वो एज अ सेटल कल्टीवेटर्स जो है वो बन चुके हैं। ये यूं बोल सकते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स में से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि सेटल कल्टीवेटर्स के रूप में काम करते थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने क्या माना कि जो सेटल कल्टीवेटर है वो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू मोबाइल ग्रुप्स। राइट, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने
प्रॉपर्टीज पहले देख लिए कि पहले के ट्राइबल पीपल्स जो है वो किस तरीके से रहते थे। अब अंग्रेजों के आने के बाद में इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है ना। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल्स। देखो सबको पता है कि जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो रूरल लाइफ के ऊपर भी बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो रूरल लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लोगों को दबना पड़ता था। उन्होंने अपने जो भी कल्टीवेटर्स थे इन रूरल एरिया में, तो उन लोगों को अपनी खेती छोड़नी पड़ी थी। बहुत सारे जो मनी लेंडर्स थे, जमींदार थे, इन सब लोगों से उन्हें दबना पड़ा था। क्लियर? क्योंकि वो फार्मर्स थे, उन्हें दबना पड़ा। तो भाई ट्राइबल पीपल भी तो एक टाइप के है ना, वन टाइप ऑफ फार्मर्स है, कल्टीवेटर्स है, तो इनके साथ में भी वही चीजें होती है। और इनके साथ तो और खतरनाक क्या हो रहा है, क्योंकि देखो ट्राइबल पीपल जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट से है तो इनका जितनी भी लाइफ है वो किसके सराउंडिंग होती है, वो फॉरेस्ट के सराउंडिंग होती है। और जब हमने रूरल एरिया में पढ़ा था तो उनकी जो लाइफ है वो किसके सराउंडिंग है, वो लैंड के सराउंडिंग है। मतलब जमीन के आसपास ही उनकी पूरी लाइफ घूम रही है। और इन्होंने उनसे क्या किया, रूरल वाले एरिया से इन्होंने उसकी जमीन छीन ली। ठीक है, थ्रो जमींदार, ठीक है, जमींदार के ऊपर और भी जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे, तो इन सबके थ्रू उनसे जमीन चली गई। तो यही वाली जो स्ट्रैटेजी है वो ट्राइबल पीपल के ऊपर भी अप्लाई होती है। बस इतना होता है कि उनसे उनकी लैंड गई, इनसे भी इनकी जमीन ही जाती है, बट इनसे इनकी फॉरेस्ट वाली जमीन या फॉरेस्ट वाला एरिया इनसे छीन लिया जाता है। अब पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर ये लोग डिपेंड थे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों का जो मोटिव था वो बहुत क्लियर था कि जितने भी फॉरेस्ट है वो उनको अपने कमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते थे। The motive of the British was to exploit the forest commercially, so they passed the Forest Act dividing the forest into 3 categories. अब उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज है आप अलग से और भी पढ़ेंगे, और हम अभी यहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर ले। तो इनकी जो 3 कैटेगरीज थी तो वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो एक था कौन सा, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये रिजर्व करके रखा जाता है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, फिर हम इसको विलेज फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। द ब्रिटिश पुट द बेस्ट फॉरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजर्स जो है वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो अभी तक के क्या हो रहा था कि जितने भी ट्राइबल्स है वो फूड गैदरिंग के लिए वो यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर हंटिंग के लिए जा रहे हैं। फिर हंटिंग तो छोड़ो, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए भी वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब मोटिव ही था, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह पूरे जंगल भर वो खेती करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो विलेजर्स है भाई उन्होंने पूरा उनको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप अब जंगल में एंटर कर ही नहीं सकते हो। क्यों, उनका ये था क्योंकि फॉरेस्ट को वो एज अ कमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते थे, कि वहां से वो अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहते थे। तो अब यहाँ से जब इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वहां जाने से, तो भाई इनकी तो लाइफ ही चली गई ना, क्योंकि ये पर डिपेंड थे, वो हमेशा फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड थे अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने फूड गैदरिंग के लिए, अपनी हंटिंग के लिए, हर चीज के लिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट आता है तो वहां से क्या होता है कि इनकी एंट्री वहां पर बंद हो जाती है। अब जो ट्राइबल्स है उनको पूरी जितनी उनकी आवश्यकताओं की चीजें होती है तो वो कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती है। मतलब जितनी भी उनकी मतलब नीडेड चीजें होती है ना, द ट्राइबल वांटेड द फॉरेस्ट टू मीट देयर वेरियस नीड्स। दे वांटेड द नेचुरल रिच फॉरेस्ट एंड मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। अब उनको सारी चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो यहीं से मिलती है, तो वो उसके बीच में जो प्लांट जो फॉरेस्ट है तो वहां पर क्या वो मिक्स ऑफ प्लांट और ट्रीज रखते हैं, कि वो प्लांट्स भी जिनसे उनकी सप्लाईज मतलब रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, वही ट्रीज जिनसे मतलब ट्रीज और प्लांट वो वहां पर ग्रो करते थे। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत कमर्शियल यूज भी हो जाते थे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हो सकती थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पर फॉरेस्ट में वही पेड़ लगाने हैं जिनसे इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सके, वो बाहर भी इन चीजों को सप्लाई कर ले।
ठीक है। और ट्राइबल पीपल का मोटिव क्या था कि हमें उतनी ही चीजें यहाँ से चाहिए जिनसे हम और अपने आसपास के लोग जो है वो सरवाइव कर पाए। ठीक है। बहुत सारी जो औषधियाँ हुआ करती थी, बहुत सारे उनके फ्रूट्स होंगे, फल होंगे, और जो भी जंगलों से रिक्वायर्ड चीजें होती है वो चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा टीक के ट्री से साल, ये सारी चीजें जो है इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है, तो वो जंगल में इन्हीं चीजों को लगाने के ऊपर फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब टीक और साल ये सारी जो चीजें मिलेंगी, उनको इस टाइप के ट्रीज मिलेंगे, तो इससे वो क्या करेंगे, जहाज बनाएंगे, रेलवे ट्रैक बनाएंगे, तो ये अपने यूज के लिए उन जंगलों को खत्म करने के ऊपर तुले हुए थे। तो क्लियर? तो इन्होंने मतलब एक तरीके से अब आपको समझ में आया कि रिजर्वेशन भी क्यों दिया गया फॉरेस्ट के ऊपर, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट क्यों कर दिए गए। देखो, एक तो 3 कैटेगरी थी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट। ठीक है। मतलब 3 कैटेगरी, सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी। तो आपके पास में 3 कैटेगरीज थी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्टेड। तो यहाँ पर विलेजर्स जो है उनकी जाना बंद कर दिया गया था। क्लियर? जो रिजर्व फॉरेस्ट थे तो वहां पर ये लोग नहीं जाते थे। अब यहाँ पर फॉरेस्ट में जितनी भी रिक्वायर्ड होती थी ट्राइबल्स की, वो सारी चीजें बंद कर दी गई, और वहां पे सिर्फ दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखा गया कि इन्हीं टाइप के ट्रीज को लगाया जाए जिनसे इनको अपना बेनिफिट मिलने लगे। अब बीच में आता है जो फॉरेस्ट एक्ट है, तो उससे बहुत सारे ट्राइबल जो है इनकी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट में वो अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते थे, है ना, ग्रेज देयर कैटल, फिर वो वहां से फ्रूट्स लेते थे, बहुत सारी जड़ी बूटियां उन्हें वहां से मिलती थी, वो वहां पर हंटिंग करने के लिए जाया करते थे, वो वहां पे फॉरेस्ट जो रिवर और पॉन्ड्स हुआ करते थे वहां से वो फिशिंग करते थे, फिश लिया करते थे। तो इन सारी चीजों से उनका जो जीवन यापन है वो अच्छी तरीके से स्मूथली चल रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट पे मतलब जाना ही क्या कर दिया, इनलीगल कर दिया, कि वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो फॉरेस्ट एक्ट ने क्या किया, जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज है उन सबको इनलीगल कर दिया कि आप यहाँ पर जा नहीं सकते, आप वहां से फ्रूट्स नहीं ले सकते, आप वहां से रूट्स नहीं ले सकते, अपने जानवरों को वहां पर नहीं लेके जा सकते, आप वहां से फिशिंग नहीं कर सकते, तो इनको इनलीगल कर दिया। ठीक है। इफ द ट्राइबल वर फाउंड कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, दे वर caught by the forest guard and who would hash them by demanding bribes and free food from them। अगर वो धोखे से वहां पर उस जंगल में कोई सूखी लकड़ी काटते हुए भी मिल जाए, क्योंकि वे ट्राइबल है, तो वो जंगल जो है वो उनके लिए भगवान का मतलब एक मंदिर के तरीके से ही हुआ करता था। ठीक है। तो वो सूखी लकड़ियों को ही काटेंगे वहां पे जाकर के अपने ईंधन विंधन के लिए। तो इस तरीके से पा भी गया कि मतलब मिल गया है इस टाइप की कोई एक्टिविटी करते हुए, तो वो जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे तो वो उन्हें पकड़ के उनको इतना हेरेसमेंट किया करते थे उनके ऊपर, मतलब उन्हें मारना पीटना तो है ही है, उनसे फिर उनसे क्या किया जाता था कि फ्री में फूड भी लिया जाता था। ठीक है। उनसे ब्राइब्स की डिमांड भी की जाती थी। तो इस तरीके से टोटली उन्होंने क्या किया, ट्राइबल्स की जो एंट्री है वो टोटली जंगलों में बंद कर दी। अब आप ये सोचे कि जब जो जंगल उनके जीने का ही एक बहुत बड़ा सोर्स है, अब हम वो सोर्स मतलब, क्योंकि ट्राइबल पीपल के लिए जंगल लाइक ऑक्सीजन, उनको हर चीज वहां से मिल रही है, और एकदम से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये नहीं, ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर उनके जीवन का कोई उद्देश्य तो बचना ही नहीं है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, जो कल्टीवेशन हुआ तो करता था, तो उसको भी बैन कर दिया, और उन्होंने क्या मतलब रीजन दिया कि ये फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप करते हो तो ये फॉरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो इन्होंने कल्टीवेशन के ऊपर भी बैन लगा दिया, जिससे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो फॉरेस्ट से हटा दी गई, मतलब फॉरेस्ट में जहां पर वो रह भी रहे थे तो उन्हें उस एरिया से हटा दिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिकॉज दे रिगार्डेड द प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। ड्यू टू द बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनी ट्राइबल कम्युनिटी वर डिप्लेस्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब उन्हें फॉरेस्ट से जाना भी पड़ा हुआ था। फॉरेस्ट लॉ बैन हंटिंग बाय द ट्राइब्स। अब इन्होंने क्या किया कि अब ट्राइबल की जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो कोई भी हो, तो हर एक तरीके से उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाने शुरू कर दिया। अब ट्राइबल जो ब्रिटिशर्स है वो कहते हैं कि भैया अब आप जंगलों में जाकर के शिकार नहीं कर सकते। ठीक है। शिकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे पशु जो है, पशुधन की हानि हो रही है, सिंपल सा रीजन ये दिया गया। बट
जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ट्राइब्स की जो ट्रेडिशनल हंटिंग राइट्स थे उनसे तो उनको छीन लिया, लेकिन वो खुद हंटिंग किया करते थे। ठीक है, मतलब उन्होंने जो ट्राइबल्स है उनका जो हंटिंग राइट है वो तो छीन लिया, बट वो खुद हंटिंग करते थे। और वो भी क्यों? वो उनके स्पोर्ट्स के लिए क्या करते थे, वो उनके इंटरटेनमेंट के लिए करते थे। मतलब वो रहता ना कि मस्ती मजाक में चलो आज शिकार पे किया जाए, आज किसी शेर को मारा जाए, तो वो ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स हुआ करते थे तो वो कभी भी अपने शौक और इंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग करते ही नहीं थे, वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते थे। और उन्होंने कभी भी इस टाइप के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स है फॉर फॉरेस्ट, उनको तो कभी हार्म पहुंचाने की सोची भी नहीं थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनके वो राइट छीन ले, लेकिन एज ए एंटरटेनमेंट वो खुद उस चीज को यूज करने लगे। फॉरेस्ट लॉ बैन हंटिंग बाय द ट्राइब्स, दोज हु वर कॉट हंटिंग वर पनिश्ड, जो भी उन्हें मिल जाता था तो उन्हें पनिश किया जाता था। बट वाइल द ब्रिटिश डिप्रीव द ट्राइब ऑफ देयर ट्रेडिशनल हंटिंग राइट्स, दे देमसेल्फ हंटेड टाइगर एंड अदर बिग एनिमल्स एज अ स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। तो भाई ये तो बात गलत है कि आपने हमसे वो जो निवाला है वो छीन करके आप खुद ही बड़े मजे से खा रहे हो। अब जितने भी ट्राइबल्स के राइट्स थे, जो भी ट्रेडिशनल राइट्स थे, तो वो फॉरेस्ट के ऊपर वो सारे जो है वो खोने लगे। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि भाई देखो जब आपने उनको फूड गैदरिंग के लिए मना कर दिया है, वो बैन कर दिया है कि आप वहां जा नहीं सकते, आपने उनको हंटिंग के ऊपर भी मना कर दिया है कि आप वहां पर जा नहीं सकते। चलो थोड़ा सा इशू हो रहा है पेंटेप के वजह से। ओके, तो अब इन्होंने उनके हंटिंग राइट को भी बंद कर दिया, उनके फूड गैदरिंग को कम कर दिया, उनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उससे भी बंद कर दिया। तो अब हम करें तो करें क्या? इवन आपने तो हमारा फॉरेस्ट में जाना भी बंद कर दिया, जो हमारा घर हुआ करता था आपने हमें वहीं से भगा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जितने भी ट्राइबल्स थे जो इस तरीके के काम किया करते थे, ऑब्वियसली इस तरीके के नहीं, ट्राइबल्स यही काम किया करते थे। ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। तो अब इनके पास काम नहीं है, लेकिन जिंदगी जीनी है तो काम तो करने पड़ेंगे। तो इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि जो माइंस होती है, जो प्लांटेशंस होते हैं, तो ये वहां पर जाकर के काम किया करते थे। बहुत सारे संथाल ओन्स जो है झारखंड के, गोंड है छत्तीसगढ़ के, तो इन सब को मतलब प्लांटेशंस में काम करने का मतलब फोर्स किया गया, और इन्होंने किया भी। लेकिन यहीं तक कि इनकी कहानी खत्म नहीं हो रही है कि चलो भाई आपने हमें यहाँ से भगाया तो हम वहां पर जाकर के काम कर लेंगे। ठीक है, वहां पर भी जब इनसे काम करवाया गया तो इनसे बहुत ज्यादा काम करवाया गया, और इन्हें उसका जो वेजेस होते हैं वो बहुत लो वेजेस दिए। मतलब आपसे काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, और ट्राइबल्स है तो ऑब्वियसली ये लोग काम करने के बहुत आदी है। ठीक है, जब ये लोग जंगल वाले एरिया में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत लग्जरीज लाइफ होगी, कि मतलब लग्जरी तो नहीं, लेकिन एक तरीके से किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई इन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में जी रहे हैं, अपने आप में खा रहे पी रहे रह रहे, वो चीजें। लेकिन भाई वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब रहते हैं। तो ये मेहनत इन्होंने उस मील में भी की, माइंस जो थी, जो प्लांटेशन हुआ करते थे वहां पर भी इन्होंने इक्वल मेहनत की, लेकिन उसका जो वेजेस है, जो अमाउंट है, इन्हें तो बहुत कम पे किया जाता था। और वो तो कम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें हरिशमेंट भी बहुत दिया जाता था। ठीक है, मतलब बहुत गंदी हार्श वर्किंग कंडीशंस में इनसे काम करवाया जाता था, जो कि सुटेबल नहीं था किसी के लिए भी। ठीक है, दे वर ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबरर्स, मतलब वो एक बंधुआ मजदूर होता है ना, तो उस तरीके से इनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। और इन्हें घर जाने की भी परमिशन नहीं थी, मतलब इनके खुद के जो गांव है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो वहां जाने की भी परमिशन नहीं थी। तो सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूरल लाइफ को तबाह किया था, तो ट्राइबल पीपल्स की लाइफ को भी उन्होंने उसी तरीके से तबाह किया। रूरल जो है एक तरीके से हम देखें तो वो अपने विलेज में ही सेटल थे, वो कहीं नहीं गए थे। लेकिन जो फॉरेस्ट पीपल है, जो ट्राइबल्स है, तो इन्हें अपने एरिया से ही भगा दिया गया। मतलब जो इनका अपना एरिया था तो वहीं पे इन्हें छूट नहीं दी जा रही है। पहले जैसे वो घर कहा करते थे, एकदम फ्रीडमली वहां पर चीजें यूज किया करते थे, तो उन चीजों से ही इन्हें बेदखल कर दिया गया था। थोड़ी और कहानी आगे बढ़े तो जो नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे, मतलब जो खाना बदोश लोग हैं बोल सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया भैया, इन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया। ठीक है, कि भाई आप क्रिमिनल हो। फिर एक एक्ट आता है इन 1871 में, तो ये होता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें ये लोग इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के ऊपर बैन लगा देते हैं।
These nomadic tribes were forced to live only in notified village settlement. अब उन्हें उन्हीं एरिया में रहना था जहां पर इन्हें रहने के लिए बोला गया, जो नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स है वहीं पे इन्हें रहना है। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकते बिना किसी के परमिशन के, मतलब ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट भी नहीं कर सकते। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। द विलेज पुलिस कीप द कंटिन्यूअस वॉच ऑन दैम। अब उन्हें ऐसा लगता था कि भैया ये बहुत ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनके ऊपर जो है निगरानी जो है वो रखनी ही चाहिए। अब ये क्यों ऐसा किया गया, तो भाई हो सकता है कि इन्हें ऐसा लग रहा हो कि जो नोमैडिक ट्राइब्स है ये हमारे अगेंस्ट काम कर सकती है, क्योंकि अभी हम आगे चल के बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने वाले हैं। नाउ द पेस्टोरल ट्राइब हैड टू पे टैक्स ऑन एंड एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड इन पास्चर। दिस वाज यूज बर्डन ऑन पुअर पेस्टोरलिस्ट। अब जो पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हुआ करते थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्राइब कर रहे, जो नोमैडिक ट्राइब्स है, तो उन्हें अपने हर एक एनिमल के ऊपर टैक्स भी पे करना होता था कि भाई मैं, मेरे साथ में इतने एनिमल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, तो मुझे इसका पे, मतलब जितना भी बजट हो रहा है वो आपको पे करना पड़ता था। अब इतने ज्यादा जो है लोग त्रस्त हो गए हैं, घर से बेदखल कर दिए गए हैं, जो उनके राइट्स होते थे, जो ट्रेडिशनल राइट्स है उन्हें छीन लिया गया है। ठीक है, फिर जहाँ पे इन्होंने काम पे लगाया है तो वहां पर भी इनसे बहुत ज्यादा मेहनत ली जा रही है, एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अंदर एक तूफान आ रहा है। ठीक है, अब जब तूफान आ रहा होता है तो उसे बस थोड़े से सहयोग की आवश्यकता होती है कि चलो सपोर्ट कर दो, थोड़ा मोटिवेशन हो जाए तो हम इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। और यही चीजें होती है जब हमने पढ़ा कि कुछ ट्राइब्स में कुछ हेडमैन भी हुआ करते थे, तो इनके कहना चाहिए छत्र छाया में या इनके इन्हीं ने एक जो रिवॉर्ट है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं और बस ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लोग हल्ला बोल देते हैं। कुछ रिवॉर्ड जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो याद भी रखने जाने चाहिए। तो ट्राइबल रिवॉर्ड इन छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर जो है, हम अगर आप मैप में जा करके देखोगे तो झारखंड वाले एरिया में आपको मिलेगा। तो इतने ज्यादा एक्सप्लॉयशन जो होते हैं मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, तो इस वजह से मतलब जो ट्राइब्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये गुस्सा जो है एज अ रिवॉर्ड फूड पड़ता है। ठीक है, while the record of the British government condemn these reward and claim that they were ruthlessly suppressed by the folk song, folk tales and legends of the tribals glorify these as great act of heroism। छोटा नागपुर के एरिया में अगर हम यहाँ के ट्राइबल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जितनी ज्यादा मतलब इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, तो इनसे सब लोग बहुत ज्यादा मतलब के डिप्रेशन में भी हो गए थे। तो ये जो एक्सप्लॉयशन था मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, तो ये एक रिवॉर्ड के तौर पे फूटता है। और जब ये रिवॉर्ड के तौर पे आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है तो वो इनको दबा देते हैं। ठीक है, मतलब इसको उठने नहीं देते हैं क्योंकि भाई उनके पास ज्यादा पावर है। तो ये लोग हिम्मत तो करते हैं कि हमें अपने राइट जो है वो वापस चाहिए, है ना, हमें हमारे जंगल जमीन जो है वो वापस चाहिए, हमें वहाँ के ट्रेडिशनल राइट्स चाहिए, आपने जो हमारी एंट्री बैन करके रखी है वो भी चाहिए। तो ये लोग पता है किस तरीके से आंदोलन करते हैं इनके ऊपर, इनके जो फोक सॉन्ग होते हैं, जो फोक टेल्स होते हैं, जो यहाँ के लेजेंडरी पीपल्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, इनके थ्रू ये काम किए जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें बहुत गंदी तरीके से दबा देते हैं इस आंदोलन को। फिर इसी बीच में हम एक और आंदोलन देखते हैं, संथाल रिवॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर उसका इमेज मिस हो गया है। तो संथाल जो है वो एक सेटल कल्टीवेटर्स का ग्रुप होता है और जिनकी अपनी जमीन होती है। ठीक है, अब इन्हें भी क्या देखो, इनकी खुद की अपनी जमीन है। ठीक है, संथाल जो है इनके पास में अपनी खुद की जमीन है और इसके ऊपर ये कल्टीवेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनके साथ में कौन सा वाला गेम खेलते हैं कि अब जो बाकी जो ट्राइबल ग्रुप है उनके साथ तो ये कर दिया कि इन्हें फॉरेस्ट से भगा दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके ऊपर जो जमींदारी वाला जो रूरल एरिया में यूज किया गया था वही करते हैं। तो जमींदार इनसे बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं, है ना, मतलब क्योंकि जमींदार को टैक्स तो देना होता है, तो जमींदार इनसे बहुत ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। फिर इनकी वजह से इन्हें मनी लेंडर से मनी लेना पड़ता है और मनी ले रहे हैं, और मनी लेंडर क्या करता है, चिटिंग तो करते ही करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे, कभी डॉक्यूमेंट में वो चीज नहीं ऐड करेंगे। तो इन सारी
ये संथाल ग्रुप था वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, गुस्सा हो गया है। तो अब यहाँ पर संथाल क्या करते हैं, वो भी एक रिवॉर्ड स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो रिवॉर्ड है वो 1855 से 57 के बीच में रहता है। जी हाँ, जब हम जो 1857 वाला जो रिवॉर्ड पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड आगे पीछे रहता है ये भी। तो 55 से 57 के बीच में ये चलता है और ये जो है पूरे की पूरे संथाल रीजन में जो है सर्कुलेट होता है। अब संथाल रीजन कौन सा रहता है, जब हम अभी जो बिहार है, बिहार से उड़ीसा के बीच वाला जो एरिया देखेंगे तो उसे हम संथाल रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा उस एरिया में सर्कुलेट हो जाता है और वहां पर ये चलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जो अभी तक की स्टोरी पढ़ी है कि संथाल रिवॉर्ड क्यों हुआ था, तो उससे क्लियर है कि संथाल किसके अगेंस्ट होता है ये रिवॉर्ड, जो मनी लेंडर्स है, जो पुलिस है, जो कोर्ट ऑफिशियल्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उनके खिलाफ ये वाला जो रिवॉर्ड है वो चलते जाता है, क्योंकि इन्होंने इनसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया। मनी लेंडर ने भी इनका बहुत ज्यादा शोषण किया। कैसे, देखो, जमींदार को इनको टैक्स पे करना था, तो वो टैक्स पे करने के लिए किसके पास जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो है नहीं पैसा, तो ये मनी लेंडर्स के पास जा रहे हैं और मनी लेंडर से भी वो पैसा लेकर के फिर किसको जाकर दे रहे हैं, जमींदार को। और मनी लेंडर क्या कर रहा है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, फिर वो डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मनी लेंडर का पैसा वो कभी चुका ही नहीं पाते हैं। और इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है कि इनका जो गुस्सा है वो एज अ रिवॉर्ड जो है वो फूट पड़ता है। मतलब हर जगह गुस्सा ही एज अ रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, गुस्सा ही रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो संथाल है वो ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर लैंड। अब जो संथाल है वो चाहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें अपनी जमीन से भगा दिया जाए। ठीक है, वो बहुत सारे मनी लेंडर्स को मार देते हैं, बहुत सारे ब्रिटिशर्स का मर्डर करते हैं, उन्हें मार देते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें भी मार देते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो संथाल है, ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू गिव सम कंसेशन टू द संथाल, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया कि भाई संथाल की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर हमने, है ना, नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा फूट पड़ रहा है। ठीक है, तो वो लोग हार मान लेते और कहते हैं कि चलो आपको थोड़ा बहुत कंसेशन जो है वो दे दिया जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो मनी लेंडर्स है, पुलिसमैन है, लैंडलॉर्ड्स है, तो इनसे भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएंगी। जो आपका ये लोग शोषण कर रहे हैं तो इन लोगों से भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो संथाल रिवॉर्ड, जो संथाल है उसके जो रिवॉर्ड के जो मेन लीडर्स है वो कौन कौन होते हैं, सिंधु, 4 भाई रहते हैं ना, वर 4 ब्रदर, सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। तो ये सारी चीजें आपको संथाल के बारे में याद रखनी है। अभी भी फिर भी मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में संथाल विद्रोह एक बार फिर से समझा देती हूँ कि संथाल क्या होते हैं। ये सेटल जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो होते हैं, इनका शोषण जमींदार, मनी लेंडर, इन लोगों के तरफ से ये एक्सप्लॉइटेड होते हैं और इनके खिलाफ ये अपना रिवॉर्ड स्टार्ट करते हैं। तो इस बीच में वो क्या अंग्रेजों को भगाना भी चाहते हैं, बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया है, बहुत सारे मनी लेंडर्स को मार दिया है और एट द एंड जो है ब्रिटिशियर्स वो मान जाते हैं कि चलो हम आपको थोड़ा कंसेशन दे देंगे। ठीक है, फिर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय मनी लेंडर्स, उनसे भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएंगी, पुलिसमैन से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा और लैंडलॉर्ड से भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो मेन 4 हीरो है इस विद्रोह के वो ये है सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, जो कि आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिवॉर्ड की ओर। ये रिवॉर्ड है हमारा मुंडा रिवॉल्ट। अब हम बात करते हैं मुंडा रिवॉल्ट की। तो मुंडा रिवॉल्ट जो है वो बिरसा मुंडा के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। अब रीजन कौन सा होता है, बिहार रीजन में बिरसा मुंडा जो है वो शुरू किया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य या जो मेन एम है वो ये रहता है कि भैया हमको अंग्रेजों को हमारे एरिया से भगाना है और जो हमारे गोल्डन पीरियड था जो ट्राइबल्स के लिए जो गोल्डन टाइम था वो हमें वापस लाना है। अब गोल्डन टाइम से क्या मतलब हुआ कि वही जहां पर जो ट्राइबल्स है वो बिना किसी के बाउंडेशंस के एकदम फ्रीडमली वहां पर आया जाया करते थे, घुमा फिरा करते थे। मतलब जो भी उनके काम होते हैं, फूड गैदरिंग, हंटिंग और जो भी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग काम है, जो भी अपने सर्वाइवल के लिए वो किया करते थे, तो वो ये चाहते थे। तो बिरसा मुंडा ने बाकी लोगों को, उनकी जो सोसाइटी है उनको भी एक जगह किया और उन्हें रिवॉर्ड के लिए मतलब यूज किया कि भाई चलो हम अपने गोल्डन पीरियड की ओर जाना चाहिए। जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, जो लाइफ स्टाइल से हमें ब्रिटिशर्स ने हटा दिया है, तो हमें वहां पर वापस आना चाहिए। तो इसके लिए रिवॉर्ड जो है वो शुरू किया जाता था। तो जो
मुंडा रिवॉल्ट है वो कहाँ पर बिहार रीजन में स्टार्ट किया गया था, और मतलब जो स्टार्ट हुआ था तो 1899 टू 1900 के बीच में शुरू हुआ था, और इसका मेन एम यही था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। और ये जो मुंडा रिवॉल्ट है, तो मुंडा जो है बिरसा मुंडा, तो उन्होंने एक मुंडा राज जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है। जो बिरसा मुंडा है उनके थ्रू एक मुंडा राज स्टैब्लिश किया गया जिसके वो हेड हुआ करते थे, और इनका सिंपल सा एम था कि गो बैक टू द गोल्डन एज व्हेन द मुंडा हैड बीन फ्री फ्रॉम ऑल इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस करके, ठीक है। तो वो वापस उन डेज में वापस जाना चाहते थे। इस रिवॉल्ट में, इन दिस रिवॉल्ट आल्सो द मेन टारगेट ऑफ अटैक वर ब्रिटिश ऑफिसर्स, मिशनरीज, मनी लैंडर, जमींदार एंड द पुलिसमैन। अब इन लोगों के ऊपर ही मेन अटैक क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिन्होंने उन्हें अपनी जमीन से भगाया था, अपने घर से भगाया, अपने फॉरेस्ट से, ठीक है। मिशनरीज जो कि मतलब इसीलिए क्योंकि मिशनरीज बोले तो वो जो चर्च से रिगार्डिंग थे ना, जो ब्रिटिशियर्स वाला जो रिलीजन है उसको मतलब चारों तरफ फैलाना चाहते थे, और इस वजह से जो इनका ट्रेडिशनल चीजें थी, जो भी ट्रेडिशन था वो चीज हट रही थी, और जबरदस्ती जितने भी मतलब ये जो ट्राइबल्स थे तो इन्हें ईसाई भी बनाने के ऊपर जोर दिया गया, इन्हें बनाया गया। तो ये इन्होंने इसके ऊपर भी अटैक किए, ठीक है। फिर उसके बाद में मनी लैंडर्स, जिनकी वजह से इनकी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स मतलब लोन पे लोन चढ़ते जा रहा है और कभी पे नहीं कर पा रहे हैं। जमींदार जो इनको मतलब परेशान किए जा रहे हैं। पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन जो है मनी लैंडर और जमींदार के थ्रू इनके ऊपर कोई ना कोई शोषण करते ही रहते थे। तो इनका सिंपल सा मोटिव यही था कि इनके जितने भी राइट्स है अपनी जमीन को लेकर के, उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए थी, और इससे रिलेटेड सारे की सारे राइट्स भी वापस चाहिए थे। एज द लीडर ऑफ द मुंडास, बिरसा टू वांटेड हिज पीपल टू रिवाइव द गोल्डन एज ऑफ द पास्ट व्हेन मुंडास कल्टिवेट देयर ऑन एंड टू केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। अब वो गोल्डन डेज जो है उन्हें वापस चाहिए थे कि जहाँ पे वो अपनी जमीन पे खुद कल्टीवेट करते थे, अपने फॉरेस्ट की केयर करते थे, और अपने जो भी नेचर है उसके साथ में अच्छे तरीके से एक समय जो है वो बिताया करते थे। तो अब इसका जो एम है वो भी क्लियर हो गया कि क्या था, और इन्होंने किस किस के ऊपर अटैक किया, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जिन्होंने उनकी जमीन जो है वो ले रखी थी, हु वेयर टेकिंग ओवर देयर लैंड्स, ठीक है। और वही जमींदार, जब हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा हुआ था कि जो जमींदार है उन्हें वहां का लीगली हकदार बना दिया था, लैंडलॉर्ड बना दिया गया था, ठीक है। फिर मनी लैंडर, जिनने ना बहुत ज्यादा चीट किया था कि दिया भाई 10 रुपए के इंटरेस्ट के 10 रुपए इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है, लेकिन आप लगा रहे हो 15 रुपए, तो इस तरीके से वो चीट होते गए। पुलिसमैन ने इन्हें बहुत ज्यादा हरेस्ट किया था, तो इनके खिलाफ इनका अटैक था। फिर मिशनरीज, जिन्होंने इनके ट्रेडिशनल कल्चर की पूरी बैंड बजा रखी हुई थी, इनका जो धर्म है वो भी परिवर्तित किया जा रहा था। तो इन्होंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे मुंडा जो थे, जितने भी मुंडा से बिहार रीजन के, तो इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, चर्चों को लूटा, प्रॉपर्टी जो मनी लैंडर्स की जमींदार की है इनकी प्रॉपर्टी को भी लूटा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो क्या कहना चाहिए, मुंडा रिवॉल्ट शो दैट ट्राइबल पीपल कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई हम भी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि इनकी पावर के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की उन्हें बताने की कि भाई हम आपके साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन एट द एंड ये होता है कि ब्रिटिशर्स जो है बुरी तरीके से मुंडास को कुचल देते हैं, उनका जो रिवॉल्ट है उसे दबा दिया जाता है, ठीक है। रिवॉल्ट जो है, जो मुंडास है, वर गिवन बैक देयर ट्रेडिशन राइट ओवर देयर लैंड। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर नाउ और मोर रिस्पॉन्सिव टू द कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस ऑफ द मुंडास। अब हाँ, दबा तो दिया गया था, जो रिवॉर्ड है वो दबा दिया गया, लेकिन उन्हें बहुत सारे जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उन्हें दे दिए गए, और ये भी देखा गया कि उनके ऊपर ज्यादा शोषण ना हो। तो मतलब गवर्नमेंट ने इनके लिए थोड़े बहुत जो काम है वो किए इनके विद्रोह को देख के, लेकिन उस विद्रोह को दबा भी दिया गया था। अब ये जो विद्रोह थे ये तो हमने सेंट्रल इंडिया वाले देख लिए, लेकिन कुछ जो विद्रोह होते हैं वो साउथ ईस्ट में भी होते हैं, और उसमें से कुछ मेन इस तरीके से है, जैसे रिवॉर्ट ऑफ नागास। तो नागास का जो रिवॉर्ट है वो जो है मतलब 1849 में होता है, लेकिन 51 में इसे ब्रिटिशर्स जो है वो वापस से दबा देते हैं, ठीक है। ये नागालैंड वाले रीजन में होता है और इसे ये लोग दबा देते हैं। फिर एक खसीस का जो है मतलब एक और रिवॉल्ट आता है, रिवॉल्ट ऑफ खसीस। तो ये वाला जो रिवॉल्ट है ये किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है, 1829 में स्टार्ट होता है। और इनका मतलब ये था, मतलब इन्होंने रिवॉल्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इनका जो एरिया था, ठीक है, जो
का लैंड था, तो उसके बीच में से ये एक रोड बनाना चाह रहे थे और ये इसके अगेंस्ट था कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर हमारी जगह है, हमारे घर है, तो आप यहाँ पर ऐसे कैसे अपनी जो रोड है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दे डिसाइडेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स नॉट ओनली फॉर हिली एरिया बट ऑल्सो फ्रॉम द प्लेन्स। अब वो यहाँ से मतलब जो हिली एरिया से तो निकालना ही चाहते थे, इवन जो प्लेन वाला एरिया है वहां से भी ये ब्रिटिशर्स को भगा देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है खसीस एंड ब्रिटिश लास्टेड अबाउट 4 years, इन दोनों के बीच में जो युद्ध वगैरह है वो 4 साल तक के चलते रहे, और एट द एंड जो है यहाँ पर खसीस लोग जो है इनका जो रिवॉर्ड है इन्हें भी दबा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने जो रिवॉर्ड है हर जगह इसलिए नहीं दबा दिया कि दे वर वेरी पावरफुल। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज की है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचे गए हैं, तब ये रिवॉर्ड जो है वो दबाए जा चुके थे। वरना यहाँ के लोग भी इतने पावरफुल थे, इतने सक्षम थे कि उन्हें वो दबा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो घर का भेदी लंका ढाई वाली जो कंडीशन होती है तो वो हर जगह थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा फायदा इसी चीज का उठाया था। क्लियर। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखे। यहाँ पर ट्राइबल के साथ में हमने ट्राइबल की जो पहले लाइफ थी, ठीक है, आफ्टर ब्रिटिशर्स, वो भी देखी, और बिफोर वाली भी चीजें देखी कि कैसे उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेड किया गया था। राइट। अब ये जो मैप है यहाँ पर बहुत सारे जितने भी विद्रोह हुए थे, जितने भी रिवॉर्ड्स हुए थे, इन मैप दिखाया गया है। मैप में दिखाने का सिंपल सा मेरा मोटिव वही क्लियर है कि आपको पता होनी चाहिए कि वो चीज कहाँ से बिलोंग करती है, किस तरीके से करती है। राइट। और ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये जो मैप है वो आपके अपने नोट्स में भी मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि जो कोलीज है उनका विद्रोह यहाँ पर हुआ था। एक सेकेंड, पेन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर भीलों का विद्रोह यहाँ पर हुआ था, फिर कोल का विद्रोह यहाँ था, संथाल जो है इस एरिया से थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था संथाल जो है छोटा नागपुर वाला एरिया थे, फिर खालसी हील्स थे, फिर है ना, फिर जैनताल, मतलब बहुत सारे विद्रोह जो है पूरे की पूरे एरिया में था। तो इन दिस चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी कि जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल की लाइफ स्टाइल पहले कैसी थी। एक मिनट, ओके ओके, चलो इसी स्लाइड के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल पहले कैसी थी, फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद में उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े, ये सारी चीजें थी। तो जितने मेन और इम्पोर्टेंट रिवॉर्ड्स थे वो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर कोई भी जरा सा डाउट हो किसी भी रिवॉर्ड को लेकर के, या तो फिर लाइफ स्टाइल के ऊपर लेके, या पूरे ही किसी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और हम बस बिल्कुल फिर वो जो आपका डाउट है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में।